8. मुझे लगता है कि तुम्हें एक ट्रिप की जरूरत है ललिता। लॉक है ना? बाबू भैया, बाहर की शटर लगवा दी है और पीछे का भी सब लॉक्ड है। अपन को जाने का है थोड़ा, तो अपन निकल रहा है। आप लाला भाई को बता देना भाई। बाबू भैया हाँ में सिर हिला देते हैं और मुन्ना को इशारा कर देते हैं ताकि वो सनी पर नजर रखे। अल्ताफ के जाते ही रेशमा और पुरुषोत्तम भी आ गए हैं। अल्ताफ किधर को गया बाबू भैया? किधर तो गया है वो, बोला कि कुछ काम है। अच्छा, तो अकेला गया या सोनू के साथ? अकेले ही गया है। किसी को भेजना है के साथ? रेशमा कुछ नहीं कहती, पर पुरुषोत्तम बाबू भैया को किसी को अल्ताफ के पीछे भेजने का इशारा कर सनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देख, अगर तुझे जान बचानी है तो तुझे वो सब बताना पड़ेगा जो भी मैं पूछेगा। भाई अपन काम ही छोड़ देगा। अपन बीवी बच्चों को लेकर दूर चला जाएगा। अपन आपको सब सच बता देगा। बस अपन को मारने का नहीं भाई। छोटे छोटे बच्चे अपन के, क्या होगा इनका? माफ कर दो भाई। हाँ हाँ, पैर छोड़ पहले और आंसू पोंछ। और अब बता मुझे, कौन है ये डॉक्टर और क्या क्या करता है? क्या तू उस रात के बाद उससे कहीं और मिला? बस भाई, उसी रात देखेला था अपन उसको। पतला दुबला सा, यही कोई 30-32 साल का होगा वो। नाम तो नहीं जानता अपन, पर हाँ, जीरा भाई के साथ कई दिनों तक उसका काम चला था। जीरा भाई से अपन 3 महीने पहले जब मिला था तो भाई बता रहे थे कि वो डॉक्टर के साथ अब काम नहीं करते। साला इंसानों की चमड़ी के साथ कुछ तो करने की बात की थी उसने जीरा भाई से। उस पर जीरा भाई मना कर दिए थे और सब खत्म कर दिए थे उसके साथ। अच्छा, और रहता कहाँ है ये डॉक्टर? ये पता है तेरे जीरा भाई को? नहीं भाई, उनको 8-10 महीने हो गए ये काम खत्म किए। अपन को तो कहते थे कि डॉक्टर कभी अपने ठिकाने का जिक्र नहीं करता था, हमेशा इधर उधर ही मिलने बुलाता था। सनी की बात सुनने के बाद पुरुषोत्तम बाबू भैया की ओर देखता है और फिर रेशमा की ओर। मुन्ना बेटा, इसे वो कोने वाले कमरे में ले जा, खाना वाना दे देना और गेट पर ताला डालना। सनी, कोई शान पत्ती करने की जरूरत नहीं है तेरे को, समझा? अपन ने वादा किया तुझसे, तुझे छोड़ देगा, पर अगर तू तेज चला तो फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और हाँ, उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी और याद आए तो बताना मेरे को। चल जा मुन्ना, ले जा इसे। मुन्ना सनी को ले गया है और बाकी सबको भी इधर लाला ने अपने अपने कमरों में जाने को कह दिया है। वहीं सोनू ने भी अल्ताफ को ढूंढ लिया है और वो बड़ी ही चालाकी से उसका पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है कि सहनी सच बोल रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तू क्या सोच रहा है लाला? भाई, मुझे भी यकीन हो रहा है सनी की बातों पर क्या लाला? पर मुझे लगता है कि कोई तो है जिसने इस डॉक्टर को छुपा कर रखा है हमसे। हमने सबके बारे में सोचा कि कौन कौन शामिल था अंगों की तस्करी में, पर साला इस पर कभी ध्यान नहीं गया। जरूर कोई हम में से ही है जो इसे बचाना चाहता है। पुरुषोत्तम की इस बात को सुनकर रेशमा और बाबू भैया दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। फिर बाबू भैया को कुछ ध्यान आता है। अल्ताफ, आज अल्ताफ को देखा, कुछ अलग सा नहीं लगा? सैनी को मारना, बोलने नहीं देना, और तो और हमें भी उस पर भरोसा नहीं करने को कहना। सोचने वाली बात तो है बाबू भैया। बाद में वो कहीं चला भी गया था ना? क्या लगता है लाला, कहीं ये अल्ताफ ही तो नहीं जिसने डॉक्टर की खबर कभी हम तक पहुंचने ही नहीं दी? और हम साला अब तक मास्टरमाइंड उस चुन्नू सेठ को ही समझते थे, पर अब समझ आया कि चुन्नू सेठ के अंगों के धंधे को हीरे की तस्करी में बदलने के बाद भी अंगों की तस्करी तो हो रही है। अल्ताफ के बारे में क्या कह रहे थे आप बाबू भैया? हाँ, भेजा तो था उसके पीछे सोनू को मैंने। रुको, अभी फोन मिलाता हूँ। हेलो। हाँ भैया। किधर है बे? मिला अल्ताफ? हाँ, मिल गया भैया। चद्दर चढ़ाने आया था इधर किधर तो जुनी इंदौर में। लगता है कोई मन्नत वन्नत मांगी थी इसने। अच्छा, चल ठीक है। ओके भैया। क्या हुआ, कोई बात है क्या बाबू भैया? अरे नहीं, बस फिक्र हो रही थी उसकी। फोन रखते ही
बाबू भैया पूरी बात पुरुषोत्तम और रेशमा को बताते हैं। अब तीनों सोचने लगते हैं कि यदि अल्ताफ नहीं तो फिर कौन हो सकता है। थोड़ा समय लेते हैं, अल्ताफ पर भी नजर रखो बाबू भैया। और हाँ, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच ही रहे। हेलो रोनी भाई, लाला बोल रहा हूं। अगली सुबह हो गई है और सुबह सुबह ही रोनी पुरुषोत्तम के सामने हाजिर हो गया है। भाई पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। डॉक्टर का नाम रोहन है पर शशांक नाम से काम करता है। उम्र 30 साल और रहता सिमरोल में है। घर में उसके एक पिता है जिससे बड़ा प्यार करता है। बचपन में ही माँ को खो दिया था और रिश्तेदारों के मदद से डॉक्टर बन सका। ऑर्गन ट्रैफिकिंग में पिछले 5 सालों से है भाई ये। कोविड में तो बहुत कमाया इसने। अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है इसका धंधा। बाकी एक बड़ी बात पता चली है भाई, ये मेक्सिको जाने वाला है अगले महीने। डॉक्टर शशांक सिमरोल, बहुत बढ़िया रोनी भाई, बड़ी जल्दी तुमने सारी इंफॉर्मेशन ला कर दे दी। बहुत शुक्रिया। दिल खुश कर दिया तुमने। जा सकते हो भाई अब तुम। ओके भाई, कुछ भी ज़रूरत हो तो याद कीजिएगा भाई। और वो ज़रा आप नाके पे खबर पहुंचवा देंगे तो बड़ी मदद होगी भाई। इस सैटरडे थोड़ा संभाल लें, माल जाना है। हाँ, टेंशन नहीं लेने का, बोलता है अपन। रोनी के जाते ही पुरुषोत्तम रेशमा से पूछता है, याद है दीदी ये डॉक्टर आपको? अल्ताफ को तो 100% याद होगा। कहाँ है अल्ताफ? अल्ताफ। जी भाई, आया। हाँ भाई बोलो। तुझे याद है वो डॉक्टर जो आरआर कैंप में था, डॉक्टर शशांक? हाँ भाई, अच्छे से याद है। वो साला कुछ तो गड़बड़ करता था, सबको एक ही बात बोलता था और तो और पेशेंट से एक ही बार मिलता था। उसके बाद तो कोई और ही बुढ़ा सा डॉक्टर अटेंड करता था। अरे अल्ताफ वही तो है इस सब की जड़। उसने सबको बेवकूफ बनाया, वही तो कर रहा था सब। हम इस एक ही इंसान पर कभी शक नहीं किए, जबकि पूरे गेम का मास्टरमाइंड तो यही निकला। मुझे अच्छे से उसकी शक्ल याद है। आया था वो मुझे भी चेक करने। आप तो बस एक बार बोलो भाई, अपन संभाल लेगा। बाबू भैया, ये है अपना अल्ताफ। इतना कहकर पुरुषोत्तम अल्ताफ को गले लगा लेता है। बाबू भैया और रेशमा भी मुस्कुराकर पुरुषोत्तम को देखते हैं। पर क्या ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी? क्या डॉक्टर तक पहुंचना आसान होगा? आखिर क्या है ऐसा जो पुरुषोत्तम और उसकी गैंग हासिल करना चाहती है? शहर में इतना कुछ नया हुआ है तो एक नई बात यह भी हुई है कि राव थाने के इंस्पेक्टर का तबादला हो गया है और अब इंस्पेक्टर संजय की जगह आ गई हैं रेखा भारद्वाज। और इंस्पेक्टर रेखा की ज्वाइनिंग के पहले ही दिन उनके सामने आ गई है रजा मर्डर केस की फाइल। केस को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद थाना प्रभारी की रमेश, कांस्टेबल हितेन और चोगालाल के साथ एक मीटिंग होती है और मीटिंग में ये तय किया जाता है कि संभावित सभी जगहों पर सबसे पहले रेड डाली जाएगी और फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे। तैयार है सब? यस मैडम। आई आस्क, तैयार है सब? यस मैडम। पीछे के दरवाजे पर कोई है। इस दरवाजे का जिन सभी लोगों को पता है वो सब यहाँ अंदर हैं। फिर कौन हो सकता है? भाई मैं देखता है। अल्ताफ सभी को चुप रहने का इशारा करता है और लोडेड गन के साथ दरवाजे के पास जाता है। कान लगाकर सुनने पर उसे बच्चों जैसी आवाज सुनाई देती है। भाई बच्चों की आवाज आ रही है। रुक, मैं आता है। पुरुषोत्तम धीरे से कुंडी खोलकर सीधे हाथ का दरवाजा खोलता है और झांक कर देखता है। अरे भाई क्या कर रहे हो? दरवाजा खुलते ही निखिल पुरुषोत्तम को गले लगा लेता है। निखिल, वानी, तुम? बच्चों तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आओ पहले अंदर आओ, जल्दी। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? कोई खतरा नहीं है, सब बाहर आ जाओ। कौन है ये दोनों? तुम जानते हो क्या लाला इन्हें? जहां निखिल ने पुरुषोत्तम का हाथ पकड़ रखा है वहीं वाणी दूर खड़ी हुई है। अपुन को लगता है अपुन ने इन्हें आज ही देखा था। कहीं अपुन का ही पीछा करके तो नहीं आए ये बच्चा लोग?
पर ये है कौन? निखिल सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अरे दिख नहीं रहा लाला की आंखों में? जिगर के टुकड़े हैं ये उसके। क्यों लाला, सही कहा ना? पुरुषोत्तम की आंखें भीगी हुई हैं और बाबू भैया के ऐसा बोलते ही आंसू झलक पड़ते हैं। सही कह रहे हैं बाबू भैया, ये निखिल और वानी हैं, मेरे हीरा मोती। पर बच्चों, तुम दोनों यहाँ, तुम्हें पता है ना यहाँ आना सेफ नहीं। तो आप क्यों रहते हैं यहाँ? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब से पता चला है कि आप सही सलामत हो, आपसे मिलने का भी बड़ा मन करता है, पर क्या करें। पर मम्मी बहुत हर्ट है आपसे, और मैं भी इस निखिल के लिए आई हूँ बस यहाँ। देखा है आपका नाम न्यूज़पेपर में। पहले तो आप स्मगलिंग करते थे, अब आप लोगों को मारने भी लगे। वाह। मैंने नहीं मारा किसी को। देखा दीदी, मैंने कहा था ना, पूरी बात बिना जाने हमने पापा को जज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पापा, हम आपको रबिन अंकल के बारे में बताने आए हैं। रॉबिन का नाम सुनते ही रेशमा बीच में बोल पड़ती है। चलो चलो, अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। खबर मिली है कि राव में किसी नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई है। मुन्ना, तू सोनू के साथ जाकर जरा पता कर कौन आया है नया। बिल्लू और टुन्ना, तुम दोनों डॉक्टर की खोज खबर में लग जाओ, और बाकी लोगों को अल्ताफ बता देगा क्या करना है। अल्ताफ बेटा, तू जरा अपने बाकी के अड्डों की व्यवस्था दिखवा ले। कोई भरोसा नहीं ये नए इंस्पेक्टर का। नए नए आते हैं जोश में, काफी कुछ करने में लग जाते हैं। आप टेंशन ना लो, आज ही अपन सबकी सबसे पहले जगह बदलवाता है। हमारे पुराने अड्डों का पता सबको पता है, तो रेड पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। अपन करता है सब व्यवस्था। लाला, तो बच्चों के साथ अंदर कमरे में जाकर बात कर। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जा, मैं पिंटू को भेजकर कुछ बुलवाती हूँ बच्चों के खाने पीने के लिए। रेशमा के कहने के बाद पुरुषोत्तम निखिल और वाणी को अपने साथ कमरे में अंदर ले जाता है। पापा, ये आपका रूम है? हाँ, मतलब जब यहाँ होता हूँ तो यहीं सोता हूँ। ओह। हाँ बेटा। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम दोनों ने ललिता को बताया कि तुम दोनों यहाँ हो? वो परेशान होगी। बता देते तो ज्यादा परेशान हो जाती और कभी यहाँ नहीं आने देती। तुम किसी रवीन की बात कर रहे थे निखिल, क्या हुआ? कोई परेशानी? हाँ पापा, ये रबिन अंकल ही तो प्रॉब्लम है। आफ्टर नोइंग दैट यू आर अलाइव, मम्मी पहले गुस्सा तो हुई थी, आपको घर से जाने को भी कह दी थी, पर वीनो वो भी आपको देखकर खुश थी। वो आपको वापस भी बुला लेती शायद, पर उस रबिन अंकल ने सब खराब कर दिया। वो मम्मी को आपके खिलाफ भड़काते हैं। अरे है कौन ये रबीन, और क्यों आता है ये हमारे घर में? जब हमें आपके बारे में पता चला तब हम तीनों बहुत टूट गए थे, पर कब तक ऐसे ही रहते ना। मम्मी ने ताऊजी से भी मदद मांगी, पर मदद तो दूर, वो हमें मिलने भी नहीं आए। फिर मम्मी घर से बाहर निकली, मम्मी ने बहुत काम ढूंढा। एट लास्ट मम्मी ने एक सिलाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। वही मम्मी को रबिन अंकल मिले। वो काफ़ी मोटिवेशनल बातें करते थे, तो मम्मी को भी अच्छा लगता था। बस फिर मोटिवेशनल बातों से चाय और चाय से घर, हमें भी वो अच्छे लगने लगे। कभी कभी हम उनके साथ डिनर पर भी जाते थे, पर जब आपके होने का पता चला तब रवीन अंकल का असली चेहरा दिखा। वो मम्मी को आपसे दूर करने में लगे हुए हैं पापा। यहाँ तक कि अभी मम्मी को साथ घूमने ले जाने का भी बोल रहे थे, पर हम दोनों ने मिलकर उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। अच्छा। हाँ, एक और बात है जो मम्मी ने मुझे बताई थी। मम्मी जहाँ काम करती है ना, उन्हें लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। और ललिता को ऐसा क्यों लगता है? मम्मी ने बताया कि वो एक बार रानी आंटी को ढूंढते हुए तीसरे माले पर चली गई। तब उन्होंने वहाँ कुछ लड़कियों को देखा। उन लड़कियों के चेहरे दुपट्टों से बंधे हुए थे। मम्मी उस कमरे में जाने ही वाली थी कि रबिन अंकल वहाँ आ गए और मम्मी को वापस ले आए। पूछने पर वो मम्मी को बोले कि डस्ट की एलर्जी की वजह से वो लड़कियाँ मुंह बांधकर साफ सफाई कर रही थी। दीदी, तुमने मुझे भी नहीं बताई ये बात तो। चलो अब बहुत हुई ये बातें, ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है दोनों की? पढ़ाई अच्छी चल रही है पापा। लास्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया।
मेरी भी अच्छी ही चल रही है, पास हो जाऊंगा पापा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पुरुषोत्तम ने बच्चों का ध्यान तो उन सब बातों से हटा दिया है, पर उसके दिमाग में सब कुछ बड़ी तेज गति से चल रहा है। रेशमा भी नाश्ता लेकर आ गई है और साथ बाबू भैया भी हैं। वाह दीदी, आप तो कितना कुछ ले आई। अरे पहली बार हमारे लाला के बच्चों से मिले हैं हम, खातिरदारी तो करेंगे ही। लो बच्चों, जो मन करे वो खाओ। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताए हैं। बड़ा याद करते हैं वो तुम्हें। हाँ, और तुम्हारी मम्मी को भी बड़ा याद करते हैं। मैं बाबू सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का बाबू भैया। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। इस तरह निखिल और वाणी अपने पापा यानी कि लाला भाई से मिलकर उन्हें सब बता चुके हैं और सकुशल घर तक वापस भी पहुंच गए हैं। दरवाजे पर देखने के बाद बाबू भैया दौड़ कर आते हैं और सबको बताते हैं। पुलिस, गेट पर पुलिस है, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकलो और रेशमा, लाला, तुम दोनों मेरे साथ पहले माले वाले रास्ते से चलो। पर का समय नहीं है रेशमा, जल्दी जल्दी चलो। हाँ भागो सब, भागो जल्दी भागो। सोनू गाड़ी लेकर चौराहे पर मिलेगा। बस हमें वहां तक पहुंचना है, जल्द से जल्द। कुछ ही देर में चौराहे तक का सफर तय हो जाता है और सोनू के साथ तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं बच्चों को सही सलामत घर पहुंचाकर अल्ताफ भी लाला के पास ही आ गया है और बाकी सब भी एक एक कर जंगल वाले अड्डे पर पहुंच गए हैं। इस तरह इंस्पेक्टर रेखा लाला भाई के अड्डे तक तो पहुंच गई है, पर लाला भाई तक नहीं पहुंच पाई है। जिसे दुश्मन समझ रही हो वो असल में दुश्मन नहीं, दोस्त है, लाला भाई। लाला भाई का ये नोट पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर रेखा आगे क्या करेगी ये अभी कहना मुश्किल है, पर जुड़ने वाली ये नई कड़ी कहानी को रोमांच से भर देगी ये कहा जा सकता है। पर पुरुषोत्तम का यूं उसके बच्चों से मिलना, रॉबिन का उसके परिवार की जिंदगियों में दखल देना किस बात की ओर इशारा करता है? क्या रॉबिन का संबंध सिर्फ ललिता से करीब होने में है या है कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ है? चोगालाल, ये नोट पकड़ो और इसे संभाल कर रखना। बाकी किसी को कुछ मिला? नहीं मैडम जी। पता नहीं कैसे ढूंढ रहे हैं। अरे अच्छे से हाथ चलाओ, आंखें खोलकर देखो, कुछ तो जरूर मिलेगा। मैडम जी, नहीं मिलेगा। क्यों हितेन? हाँ मैडम जी, इससे पहले भी कई बार कोशिश की है हमने, पर लाला भाई के अड्डों पर कभी कुछ नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि ये लाला भाई कोई धंधा करता भी है या नहीं। और तुम लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि तुम पुलिस वाले नहीं, लाला भाई के भक्त हो। इस लाला भाई से तो अब मिलना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ इंस्पेक्टर रेखा को लाला भाई के अड्डे पर कुछ भी नहीं मिला है, वहीं पुरुषोत्तम और उसकी गैंग एक बार फिर पुलिस से बचने में कामयाब हो गई है। पिछले कुछ महीनों से हम पर लगातार वार किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस की ओर से हो या दूसरे गिरोह के सदस्यों के द्वारा। ये इस बात का इशारा है कि अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ लाला, तुम सही कह रहे हो।
पिछले 2 सालों में हम कई मुश्किलों का सामना कर चुके हैं और अब उतने तैयार हो चुके हैं कि वो कर सके जो ना जाने कब से करना चाहते हैं। आपका क्या सोचना है बाबू भैया? हाँ, मुझे भी लगता है कि अब सबके रिहा होने का समय नजदीक है। क्यों लाला के लालो? हम तैयार है। हेलो हेलो, लाला से बात करवाओ। कौन बोल रहा है बे? वही जिसे तेरा लाला भाई और तुम ढूंढ रहे हो। अल्ताफ झट से फोन स्पीकर पर कर देता है और पुरुषोत्तम की ओर बढ़ा देता है। हाँ, कौन है बे? अरे अरे पुरुषोत्तम जी, क्या बात है, भाई भाई बन गए आप तो। जब कैंप में मिले थे तब तो रो रहे थे। बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। तू खुद को डॉक्टर ना ही कहे तो ज्यादा सही है। डॉक्टर नहीं, हैवान है तू, हैवान। एकदम सही पहचाना, हैवान ही हूं मैं। और इस बार इस हैवान को तेरी किडनी नहीं बल्कि वो माल चाहिए जो तू दबा कर बैठा है। माल? कौन सा माल? हाँ माल, और ये तू बहुत अच्छे से जानता है कि मैं किस माल की बात कर रहा हूँ। कल सुबह तक देवास नाके पर माल लेकर पहुंच जाना, वरना क्या? तू अपन को समझता क्या है? तेरी कोरी पारी धमकी किसी और को देना, समझा? और तू सुन ले, अब तू छुप जा जहां छुप सकता है, क्योंकि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मुन्ना। भाई मुन्ना तो मैं हूँ। पुरुषोत्तम मुन्ना को शांत रहने का इशारा करता है। समझा डॉक्टर? मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ पुरुषोत्तम। तू शहर का एक छोटा सा व्यापारी है जिसके बच्चे मेरे कब्जे में और बीवी मेरे भाई राबिन के कब्जे में है। अब तू समझ जा जो समझना है। पापा, पापा, बचाओ। सुना ना, तो ये कोई कोरी पारी धमकी नहीं है लाला। कल सुबह तक माल लेकर आ और ले जा अपने बच्चों को। बच्चों की आवाज सुनकर पुरुषोत्तम के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और वो वहीं जमीन पर गिर गया है। ये वक्त होश खोने का नहीं, होश में आने का है लाला। कुछ नहीं होने देंगे हम बच्चों को। अपन अपनी जान दे देगा, पर अपन के लाला भाई के परिवार का बाल भी बाका नहीं होने देगा। उठाओ इसे, कमरे में ले चलो। अब सब लाला को कमरे में लेकर आ गए हैं, जहां उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया है। थोड़ा सा पानी पी ले लाला और धीरज धर। हाँ विजय, कुछ पता चला? नहीं रेखा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसे ना कभी देखा गया है और ना ही कोई जानता है ये दिखता कैसा है। अच्छा, चलो फिर कुछ पता चले तो लेट मी नो। दरवाजे की ओट में खड़ा होकर चोगालाल रेखा की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है और ऐसे करते हुए रेखा ने उसे देख लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर आकर ही सुन लेना चाहिए चोगालाल। सॉरी मैडम जी, वेरी सॉरी। पर आपको एक बात बताएं मैडम जी, ये पूरा केस लाला भाई को पकड़ने का है ही नहीं। तो फिर किसका है? अरे धीरे बोलिए मैडम, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, तो किस चीज का केस है फिर, बताओ। मैडम, ये पूरा मामला माल का है। माल? डॉक्टर किस माल की बात कर रहा था लाला? और तुमने इस बारे में अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? पुरुषोत्तम की घबराई हुई शक्ल देख रेशमा को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। लाला, जो कुछ भी है साफ साफ बता दे। क्या तुम हम सबको धोखा देने वाला था? नहीं दीदी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर किस माल की बात कर रहा था वो डॉक्टर? डॉक्टर चुन्नू सेठ के माल की बात कर रहा था, जो पिछले 1 साल से मेरे पास है। याद है आप सबको? आप लोगों के लाख मना करने पर भी मैं सेठ के घर गया था। हाँ, याद आया। सेठ तो एक्सीडेंट में मारा गया था बाबू भैया, पर अपने पीछे वो सब छोड़ गया जो उसने हम जैसे बेगुनाहों के शारीरिक अंगों की तस्करी से और हमारा इस्तेमाल कर कमाया। और ये कोई मामूली कमाई नहीं, बल्कि करोड़ों की बात है, जो मुझे तब समझ आया था जब मैं रफत के समय में खाते संभाला करता था। इसका मतलब है कि तूने चोरी की लाला? नहीं दीदी, वो चोरी नहीं बल्कि हक है हमारा। सेठ को जाए यही कुछ 3-4 दिन हुए थे और मैं एक आखिरी बार सेठानी से मिलना चाहता था, उन्हें सब बताना चाहता था। जाकर उनसे मिला और उन्हें सेठ की पूरी सच्चाई बताई। उनके लिए वो सुन पाना भी आसान नहीं था। वो उठकर बाहर चली गई थी और जब मैं बाहर आने के लिए उठा
तब मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो टेढ़ी दिख रही थी। मैं उसे सही करने को आगे बढ़ा ही था कि तस्वीर गिर गई और मुझे वहां एक सेफ दिखा। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तब से सेफ मेरे पास है। तो ये डॉक्टर को सेफ के बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है बाबू भैया डॉक्टर भी उस दिन सेठ के यहाँ मौजूद था और सेफ ही लेने आया था, क्योंकि जब मैं कमरे में जा रहा था तब हड़बड़ी में एक आदमी वहां से निकला तो था। क्या पता वो डॉक्टर ही हो। यहाँ बाबू भैया के सवालों के पुरुषोत्तम जवाब दे रहा है और थाने में चोगालाल इंस्पेक्टर रेखा को केस से जुड़े कुछ पुराने फैक्ट्स बता रहा है। इसका मतलब है कि सेठ का भतीजा असल में लाला भाई और उसकी गैंग के पीछे नहीं, बल्कि उस सेफ के पीछे पड़ा है जिसमें माल है। हाँ मैडम जी, सिर्फ सेठ का भतीजा ही नहीं बल्कि पुलिस भी उसी माल के पीछे है। दरअसल सेठ के भतीजे ने इस सेफ के गायब होने पर ही यहाँ रिपोर्ट दर्ज की थी, पर रिपोर्ट में सेफ का जिक्र नहीं किया गया। उस समय रहे थाना प्रभारी अशोक बाबू ने ही सेठ के भतीजे रुन्नू को ये सलाह दी थी कि सेठ के एक्सीडेंट के पीछे लाला भाई का नाम लिखवा कर FIR कटवा दे। लाला मिल जाएगा तो सेफ भी मिल जाएगा। अच्छा, मतलब सेठ की मौत के लिए लाला दोषी है ही नहीं? हाँ मैडम जी, सुना तो ये भी है कि रजा का कत्ल भी लाला भाई ने नहीं किया है, उसे तो उसके ही किसी आदमी ने मारा है। ओह जी मैडम जी, और एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ दूं आपको? हाँ हाँ, बताओ बताओ। इतना सब तो बोल ही दिए हो, एक और सही। ये जो लाला भाई है ना मैडम जी, ये असल में इंदौर का ही है। ये आप और हम जैसे ही एक आम आदमी हुआ करता था, पर फिर इसकी किडनैपिंग हुई थी मैडम जी। शायद उस किडनैपिंग का बुरा असर हुआ और ये आम आदमी आज सबका लाला भाई बन गया। वाह, क्या एक्सक्लूसिव न्यूज़ दी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें सुनकर आते हो तुम चोगालाल। और कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ नहीं चाहिए अब मुझे। और तुम भी चुपचाप जाओ, हितेन को कहो कि 20 लोगों की टीम तैयार करे। इस लाला भाई को पकड़ने के लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ के साथ साथ मुझे साथियों की भी ज़रूरत होगी। इस लाला को पकड़ने के लिए उसी की तरह सोचना होगा। वो डॉक्टर बच्चा लोग को किडनैप किया इस सेफ के लिए। ऐसा क्या है इस सेफ में? 100 नायाब हीरे। सेठ ने एक दफा इनका जिक्र किया था मुझसे। 100 नायाब हीरे? सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोचा था रिहाई के वक्त सब कुछ वापस साथ लेकर जाएंगे, पर तुम्हें हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा ना लाला? अरे जरूरी तो बच्चे हैं, कोई भरोसा नहीं उस डॉक्टर का, कुछ भी कर सकता है वो। आपका ये सवाल करना जायज है रेशमा दीदी, पर मेरे यकीन करें ये सब मैंने हम सब के लिए ही किया। मैंने तो आज तक सेफ को खोलने की भी कोशिश नहीं की। अब समझ आया कि हम पुलिस की नजरों में कैसे आए। इस सेफ के गायब होने की वजह ही रही होगी कि सेठ के भतीजे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की होगी। साले सब पैसे के भूखे हैं, ना आदमी देखा ना हीरे, सब बेच बेच कर खा गया वो सेठ। और अब उसके जाने के बाद ये भतीजा और डॉक्टर पीछे पड़ गए हैं। लाला भाई आप क्यों ही लाइए सेफ? अपन लोग तो ऐसे ही अच्छे हैं, नहीं चाहिए कोई पैसा वैसा। बच्चे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे दो ये सेफ वेव वापस। एक बार खोल कर देख तो लो। अरे क्या खोलना, कल सुबह देवास नाके पर बुलाए ना वो, हम सब चलेंगे साथ और बच्चों को लेकर आएंगे। नहीं चाहिए कोई सेफ वेव। पर मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। इतने समय से हम इतना कुछ कर रहे हैं और अब जब कुछ मिलने का वक्त आया तो उसे ऐसे ही जाने दे। रेशमा की बातों को अनसुना कर बाबू भैया उसे शांत रहने को कह देते हैं और सभी लोग कल सुबह कैसे कहां से जाना है इसकी प्लानिंग में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर थाने में। हेलो, कौन? नाम जानकर कोई फायदा नहीं होगा आपको, इसीलिए जिससे फायदा होगा वो सुनिए। कल सुबह 5 बजे देवास नाके पर लाला भाई और उसकी पलटन किसी से मिलने वाले हैं। तो यदि लाला को पकड़ना चाहती है तो पहुंच जाइए सही समय और सही जगह पर। सुबह 5 बजे देवास नाका।
8. चोगालाल, हितेन, पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सबके सब। यस मैडम। क्या हुआ मैडम जी, लाला भाई मिल गए क्या? हाँ। हाँ? अरे हाँ, अभी किसी अननोन नंबर से कॉल आया। नंबर दिया है जांच ने, तो वो जो कोई भी था उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि लाला और उसकी गैंग सुबह 5 बजे देवास नाके पर मिलने वाले हैं किसी से। मैडम आपको किसने कहा और आपने मान लिया? ऐसे न जाने कितने कॉल आते रहते हैं, क्यों हितेन? स्टॉप इट नाउ। अगर सच में कल लाला वहाँ आया तो तुम लोग की इसी लीनियंसी की वजह से आज तक तुम लोग किसी बड़े अपराधी को पकड़ नहीं पाए हो। कोई घर नहीं जाएगा आज। कल सुबह की तैयारी करो। कल यदि लाला देवास नाके पर आएगा तो फिर कोई उसे नहीं बचा पाएगा, समझे? यस मैडम। यस मैडम। इधर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पुरुषोत्तम भी रोनी की मदद से रोहन यानी कि डॉक्टर शशांक और उसके भाई रॉबिन की और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। और इस सब में ही सुबह के 4 बज गए हैं। बाबू भैया, हमें 2 टुकड़ियों में बंटना होगा ताकि जैसे ही बच्चे हमारे पास आए ललिता को भी बचाया जा सके। हाँ, ये करना सही होगा। अल्ताफ, मुन्ना, सोनू, पिंटू, राठौड़ और टुन्नू को रबीन के उधर भेजते हैं और हम दोनों रोनी, गप्पू और रेशमा इधर बच्चों को लेने चलते हैं। मैं अल्ताफ को समझाता हूँ। लाला, तू तब तक रेशमा को सब बता दे। रेशमा दीदी हैं कहाँ? अपने कमरे में ही होगी शायद, देख ले एक बार। अरे अल्ताफ, अल्ताफ। रोनी भाई, अगले आधे घंटे में हम निकलेंगे। तुम जरा बंदूक गाड़ी सब देख लो, मैं रेशमा दीदी को देख कर आता हूँ। ओके लाला भाई। पुरुषोत्तम को रेशमा उसके कमरे में नहीं मिलती। दीदी, दीदी, अरे सोनू, दीदी को देखा क्या? नहीं भाई। मुन्ना, दीदी को देखा? दीदी को कुछ देर पहले आपके कमरे की ओर जाते हुए देखा था भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। दीदी चलिए। दीदी यहाँ भी नहीं है। लाला चल, समय हो गया है। कहाँ है वो सेठ का सेफ? चल निकल, ले चल। पुरुषोत्तम अपना बेड खिसकाते हुए बताता है, बाबू भैया, रेशमा दीदी को सब जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिली। बाबू भैया सेफ? हाँ सेफ। निकल लाला जल्दी, पहले बच्चों को वापस लेकर आना ज्यादा जरूरी है। बाबू भैया सेफ नहीं है। क्या मतलब सेफ नहीं है? तूने कहा था ना तू लेकर आया था। हाँ बाबू भैया, मैं लेकर आया था, पर अभी यहाँ नहीं है, सेफ गायब है। अब पुरुषोत्तम और बाबू भैया एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, रेशमा दीदी। सेफ हाथों में लिए रेशमा भागते भागते अड्डे से काफी दूर निकल गई है। पुलिस की जीप की आवाज है ये तो। अब किधर जाऊं, क्या करूं? रेशमा झाड़ियों की आड़ में छुप जाती है और इंस्पेक्टर रेखा की गाड़ी आगे निकल जाती है। हितेन, मुझे लगता है कि देवास नाके के पीछे की ओर एक गाड़ी को भेजा जाए और एक को सामने से। लाला ऐसे खुले में तो नहीं मिलेगा। हाँ मैडम, आप सही कह रहे हो। मैडम, अगर लाला मिल भी गया तो फिर क्या? फिर क्या, पकड़ कर लाएंगे। कोई छोटी चीज नहीं है लाला जो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। हाँ तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही उसे पकड़ेंगे चोगालाल। तुम क्या समझते हो कि सीधे सामने गए और लाला बोल देगा हमें कि लो पहना दो हथकड़ियाँ और ले चलो मुझे? अरे मैडम जी। इन्हीं सब बातों के चलते पुलिस की गाड़ियां चौक से 2 हिस्सों में बंट गई हैं। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा लाला। तू भूल क्यों जाता है कि तू लाला है? चल मेरे साथ। मैं पुरुषोत्तम हूँ बाबू भैया, पुरुषोत्तम, जिसके बीवी बच्चे अभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनके लिए सब कुछ किया, आज उन्हीं को नहीं बचा पा रहा। तेरे पास किस चीज की कमी है लाला? तेरे लोग हैं, इतने सारे हथियार है। सेफ बाबू भैया, मेरे पास वो सेफ नहीं है जो मुझे मेरे बच्चे दिला सकता है। आप जानते हैं ना उस डॉक्टर को, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए यूं हथियारों की मदद से कुछ भी करना अभी सही नहीं होगा। अब बाबू भैया कुछ कहे बिना पुरुषोत्तम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आए हैं, जहां बाकी सभी लोग हथियारों से लैस तैयार खड़े हुए हैं। अल्ताफ, दिखा इसे। क्या बाबू भैया? सोनू और मुन्ना अपनी जगह से हटकर साइड में खड़े हो गए हैं और अब पुरुषोत्तम देख पा रहा है कि टेबल पर सेफ। हाँ सेफ, यही नहीं मिल रहा था ना। पुरुषोत्तम बाबू भैया के गले लग जाता है और उन्हें बार बार शुक्रिया करने लगता है। चलो अब जल्दी निकलना होगा हमें।
सभी लोग ध्यान से सुन लो। हमें बच्चों को और बहू को पहले बचाना है, फिर आगे का कुछ करना है। सब तैयार है? बाबू भैया, रेशमा दीदी कहाँ है? क्या वो इस मिशन पर साथ नहीं जाएंगी? रेशमा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सब निकलो और जो तय किया है वही करेंगे। जी भैया, हम रबिन की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। हम वहाँ के लिए निकलते हैं और आपका इशारा जैसे ही मिलेगा एक्शन ले लेंगे। ठीक है, तुम लोग निकलो, हम भी देवास नाके के लिए निकल रहे हैं। अगले 15 मिनट में सभी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंच गए हैं। हेलो हेलो, अरे बोल ना बे। नाके के सीधे हाथ पर 500 मीटर की दूरी पर एक लेन जाती है। वहां से अंदर तीसरी गली में आना है। एक बोलेरो दिखेगी काले रंग की, उसमें ही मिलूंगा मैं और तेरे प्यारे बच्चे। हाँ आता। बाबू भैया, रोनी भाई, तैयार हो जाओ, आ गया है समय उस हैवान से मिलने का। सायरन की आवाज सुनकर भाग जाएगा वो डॉन लाला। बंद करो इसे अभी। चोगा लाल, क्या समझाया था तुम्हें मैंने? मैडम माफी। अरे रामू, बंद कर इसे, तुझे कहा था ना मैंने। हितेन, कवर द बैक साइड कम्प्लीटली, और कुछ भी हलचल होती हुई दिखे तो फौरन बताना। मैडम देखिए सीधे हाथ पर, वो एक गाड़ी जा रही है वहाँ। रामू, गाड़ी धीमी करो। हितेन कमिंग। यस मैडम। इधर से एक गाड़ी सीधे हाथ की ओर गई है, तुम पीछे के रास्ते से आओ, हम इधर से आ रहे हैं। कॉपी मैडम। अब पुलिस पुरुषोत्तम के पीछे है और पुरुषोत्तम डॉक्टर के। हेलो रबिन। हेलो भाई। हाँ बोल, क्या हुआ? भाई ललिता। अब उसे क्या हुआ? ललिता भाग गई भाई। तुझे एक काम दिया था, एक कमसिन कली दी थी और तू उसे भी ना संभाल सका। अब जा और ढूंढ उसे। डॉक्टर की बातें सुनकर निखिल और वाणी और डर जाते हैं। फिर भी वाणी थोड़ी हिम्मत दिखाती है और पूछती है, मम्मी ठीक है ना? हमारी मम्मी के साथ कुछ मत करिए प्लीज अंकल, प्लीज। तुम्हारी मम्मी भाग गई है और इससे मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, इसलिए बच्ची तू चुप कर, समझी? एक तरफ पुरुषोत्तम की कार डॉक्टर की कार के सामने आकर रुक गई है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रेखा की कार के सामने ललिता आ गई है। रोक रोक रोक, रामू गाड़ी रोक। मैडम प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज मैडम। देखिए, आप सांस लीजिए पहले। चोगालाल, पानी दो। लीजिए, पानी पीजिए। आइए, अंदर बैठिए आप। हाँ, अब बताइए, क्या हुआ आपके बच्चों के साथ? रबीन ने मुझे किडनैप किया। रबीन मेरे साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। मैं अभी जैसे तैसे उसके चंगुल से भाग कर आई हूँ। मैंने फोन पर सुना कि बच्चों को यही कहीं देवस नाके के पास रखा गया है। जरूर ये रबीन की ही कोई बड़ी चाल है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, प्लीज कुछ करिए। मेरे निखिल और वाणी को बचा लीजिए प्लीज। और आपके पति, वो कहाँ है? इस तरह ललिता को पुलिस मिल गई है और पुरुषोत्तम को डॉक्टर की गाड़ी। पर क्या सबको अपनी अपनी मंजिल मिल पाएगी? सेफ लेकर बाहर निकल, फिर मेरा आदमी निकलेगा। पापा बचाओ। सुन लिया ना? चल बाहर निकल।
पुरुषोत्तम की गाड़ी का एक गेट खुलता है और रॉनी बाहर निकलता है। अबे डरता है क्या? अपने इस पंटर को बोल वापस जाए गाड़ी में और तू निकल, वरना बच्चों को कुछ मत कर, मैं निकल रहा हूं। रॉनी अंदर आ। रॉनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और पुरुषोत्तम गाड़ी से बाहर निकलता है। दोनों बच्चे अपने पापा को देखकर चैन की सांस लेते हैं। सेफ निकालने के लिए अब अलग से कहूं तुझे? सेफ मिलेगा तभी बच्चे मिलेंगे। तू बच्चों को बाहर निकाल, मैं सेफ बाहर निकालता हूं। आ जाइए, आप बाहर आ जाइए। ललिता जीप से बाहर आ जाती है और इंस्पेक्टर के पास खड़ी हो जाती है। अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ हाँ। मैडम कमिंग, मैडम कमिंग। यस हितेन। मैडम, मैं एक आदमी को देख पा रहा हूँ। लगता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम सही है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन सेंड करो और जब तक कंफर्म ना हो जाए कि वो लाला भाई ही है, डोंट मूव फॉरवर्ड। लाला भाई? लाला भाई सुनते ही ललिता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे अरे, क्या हुआ इन्हें? चोगालाल, पानी दो। पानी तो ठीक है मैडम जी, पर मैंने देखा इन्होंने जैसे ही लाला भाई सुना ये बेहोश हो गई। जरूर कोई कनेक्शन है मैडम जी। मुझे लगता है चोगालाल कि पहले इन्हें होश में लाना चाहिए, फिर उसके बाद ये सब इंक्वायरी करनी चाहिए। जी मैडम जी। चोगालाल ललिता के ऊपर पानी छिड़कता है। बचाओ, वो मार डालेगा मुझे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैडम बचा लीजिए उन्हें। देखिए, आप हमारे साथ हैं, आप सेफ हैं। मैडम, अब इस दूसरी गाड़ी से भी कोई निकलकर बाहर खड़ा हो गया है। दोनों के भी हाथ में फोन है। हितेन, जस्ट कीप एन आई ऑन देम। मैं पहुंच रही हूँ। कॉपी। देखिए ललिता जी, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एक बार हम इस गुंडे को पकड़ ले, आपके बच्चों को भी हम सही सलामत ढूंढ निकालेंगे। चोगालाल इंस्पेक्टर रेखा को इशारा कर ललिता से लाला भाई के बारे में पूछने को कहता है, पर इंस्पेक्टर उसे इग्नोर कर देती है और ललिता को गाड़ी में बैठने को कह देती है। एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। मुझे पहले मेरे बच्चों को देखना है। चलो बाहर निकलो। निखिल और वाणी गाड़ी के बाहर निकल आए हैं और पुरुषोत्तम की ओर देख रहे हैं। पुरुषोत्तम ने भी फोन कट कर दिया है और बाबू भैया को सेफ के साथ बाहर आने को कह दिया है। ये रहे तेरे बच्चे। और ये रहा सेफ। इधर से बाबू भैया सेफ लेकर आगे बढ़ेंगे और उधर से बच्चे। ये सब चल क्या रहा है? मैडम कमिंग, मैडम कमिंग। हाँ बोलो हितेन, हम बस तुमसे 200 मीटर ही दूर है। मैडम, यहाँ तो बच्चे हैं दो, एक लड़का और एक लड़की, और दूसरी ओर एक आदमी है जिसके हाथ में एक सेफ है। मैं पहुँच रही हूँ, अभी कोई एक्शन मत लेना। अब इंस्पेक्टर रेखा ललिता की ओर देख रही है, जिसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपका एक बेटा और एक बेटी ही है ना जिनकी जान खतरे में है? मैडम जल्दी चलिए प्लीज। मैडम, वो रबीन बहुत खतरनाक है, उसने मुझे भी बहुत मारा। वो इतने महीनों से बहरूपिया बनकर आता रहा मेरे घर और मेरा इस्तेमाल किया उसने। वो भी क्यों? ताकि मेरे पति तक पहुंच सके। जिस पति को मैंने गलत समझा वो तो बेकसूर है। मेरे पति के साथ बहुत गलत हुआ है मैडम, और अब जो वो कर रहे हैं वो इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए कितना सही है उसका एहसास अब जाकर हुआ मुझे। इधर ललिता अपने पति के बारे में सब बता रही है और उधर उसके पति यानी पुरुषोत्तम ने डॉक्टर की नजरों से बचकर अल्ताफ को फोन कर दिया है। पुरुषोत्तम का फोन आता देख अल्ताफ समझ गया है कि उसे अपने लोगों के साथ मिलकर रॉबिन पर अटैक करना है। पापा I'm so sorry पापा। मेरे बच्चे ठीक हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे मेरा सेफ मिल गया पुरुषोत्तम, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेफ तो इधर है। बच्चों, तुम दोनों गाड़ी में बैठो और बाहर मत निकलना। बाबू भैया भागकर गाड़ी के पास आते हैं और रॉनी को गाड़ी चालू करने को कहते हैं। लाला बैठ। सेफ उधर है तो ये क्या है? 2 सेफ। बाबू भैया रेशमा के पास जाकर गाड़ी रोकने को कहते हैं,
और गाड़ी रुकते ही गेट खोलकर रेशमा को गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। डॉक्टर शशांक भी अपनी कार में बैठ जाता है। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर, बच कर ना जाने पाई ये लोग। इधर दोनों गाड़ियां हितेन के सामने से निकल गई हैं और वो भी अभी अभी पहुंची इंस्पेक्टर रेखा की जीप में सवार हो गया है। रामू जल्दी उन दोनों गाड़ियों का पीछा करना है। चोगालाल कहाँ हो तुम लोग? 200 मीटर की दूरी कवर करने में इतना टाइम ले लिया कि अपराधी भी भाग निकला। वो अपराधी नहीं है, पति है वो मेरे। करीब 20 मिनट की भाग दौड़ के बाद तीनों गाड़ियां एक ऐसी जगह पर आ पहुंचती हैं जहां से आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। मेरे 10 गिनने तक दोनों गाड़ियों में सवार सभी लोग बाहर आ जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 1 2 3 8 9। पुरुषोत्तम की गाड़ी का गेट खुल जाता है और उसमें से दोनों बच्चे बाहर आते ही भागकर इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर ललिता की ओर देखती है और ललिता सर हिलाकर बता देती है कि ये उसी के बच्चे हैं। चोगालाल, बच्चों को गाड़ी में बैठी उनकी माँ के पास ले जाओ। बाकी लोग भी कार से बाहर आ जाए, वरना अब मुंह से नहीं गोलियों से मार की जाएगी। इस इंस्पेक्टर से डरता कौन है? पर अभी मेरे बीवी बच्ची इसके पास हैं। मुझे बाहर जाना होगा बाबू भैया। मैं बाहर निकलता हूँ, आप और रेशमा दीदी चले जाइए यहाँ से। आप मेरे कारण अपनी जान जोखिम में न डालिए। नहीं लाला, तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। हमने साथ कसम खाई थी कि इस अंगों की तस्करी करने वालों का खात्मा करेंगे, तभी अपनी अपनी दुनिया में लौटेंगे। और वो कसम मुझे याद है। तुम ये साथ और कस्मों की बातें ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा रेशमा। लालच में आकर सेफ लेकर भाग गई, तब नहीं याद आया था तुम्हें ये सब? हाँ, भटक गई थी मैं, पर पता है जिन लोगों का सोचकर भटकी थी, मेरे उन्हीं बेटों ने मुझे घर के अंदर तक घुसने नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बाबू भैया, मुझे माफ कर दे लाला, मुझे माफ कर दे। ये रहा तेरा सेब, तुझे इसके साथ जो करना है कर, बस मुझे अपने साथ रखना लाला, मुझे अपने साथ रखना। एक आखिरी बार चेतावनी दी जा रही है, जल्दी बाहर आए। मैं निर्दोष हूँ इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लोग मेरा सेफ लेकर भाग रहे थे। आप मुझे मेरा सेफ दिलवा दीजिए इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? मैं डॉक्टर शशांक हूँ। इस लाला भाई का इलाज मैंने ही किया था। और देखिए ना इंस्पेक्टर, इलाज के बदले फीस देना तो दूर, उल्टा इसने मेरा ही सेफ चुरा लिया। वाह, क्या बात है। डॉक्टर नहीं, हैवान हैवान है ये। और सेफ, तेरा सेफ? थोड़ी शर्म कर ले अब तो। जिस सेफ को तू अपना बोल रहा है वो ना तेरा है और ना मैडम आपके उस चुन्नू सेठ का, जिसकी वजह से आप मेरे पीछे पड़ी हैं। ना आज तक कोई मर्डर किया मैं और ना किसी को कोई हानि पहुंचाई। हाँ, जहां जरूरत थी वहां हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि अपने शहर को स्वच्छ बना सकूं, इस जैसे तस्करी करने वालों का खात्मा कर सकूं, मेरे जैसे बेगुनाहों के परिवार वालों को वो सब सहन करने से बचा सकूं जो मेरे परिवार ने सहन किया। आपको आज बताता हूं मैडम कि शहर के लगभग 20 अड्डे बंद करवा चुका हूं मैं और मेरे ये साथी। 40 बड़े बड़े माफियों को ऐसे सबक सिखाया है कि अब ड्रग्स का धंधा करने के नाम से भी कांपते हैं। और ये हैवान जो खुद को डॉक्टर बोलता है, ये हमारा आखिरी टारगेट था। साला ये लोगों के अंगों को बेचकर व्यापार करता है। आप नहीं जानती मैडम कि इसने मेरे साथ और मेरे हर एक साथी के साथ कितना गलत किया है। हमारी किडनियां, लीवर, यहां तक कि कुछों के तो फेफड़े भी निकाल लिए इसने। कोविड के नाम पर साला धंधा किया और अब सेफ चाहिए इसे। अन्याय हुआ है और अन्याय का बदला अन्याय से लेंगे। हम सेफ वापस नहीं देंगे। ये सुनते ही डॉक्टर शशांक को समझ में आ जाता है कि असली सेफ लाला के ही पास है और वो गोली चला देता है जो बाबू भैया के कंधे पर जा लगती है। दीदी आप भैया को संभालिए, गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूँ इस डॉक्टर को तो। अब पुरुषोत्तम डॉक्टर शशांक के पीछे है
और पुलिस उन दोनों के पीछे, जिसका फायदा लाला की गैंग उठाती है। सबसे पहले रॉनी गाड़ी स्टार्ट करता है और पुलिस की जीप के पास लेकर जाता है। ललिता, बच्चों जल्दी आओ, जल्दी। ललिता और बच्चों को अपने साथ लेकर रेशमा लाला के पीछे जाती है और पास पहुंचते ही चलती गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ले लाला। गन पुरुषोत्तम की ओर उछालकर रेशमा पुलिस को चकमा देने के लिए दूसरे रास्ते की ओर भाग जाती है, जहां अल्ताफ और उसके बाकी साथी उसे मिल गए हैं। सोनू भगा, जल्दी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया है। देखो, तुम सब अपने आप को सरेंडर करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। पुरुषोत्तम अब गाड़ी में सवार होकर अपने परिवार के साथ दूर निकल गया है और वहीं पुलिस को चकमा देकर रेशमा और अल्ताफ भी दूर निकल गए हैं। और डॉक्टर वहीं रोड पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है। इस तरह एक कहानी का अंत और दूसरी का आगाज हो गया है।